हेलो डीएफ्स एंड आज का ये वीडियो स्पेशली उन डीएफ्स के लिए है जो इस वक्त सेपरेशन में हैं। मुझे ये मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली चैनल हो रहा था 2-3 दिनों से और फाइनली मैं इसे रिकॉर्ड करने बैठी हूँ अब। तो अक्सर ऐसा होता है दैट ट्विन फ्लेम्स गेट सेपरेटेड और सेपरेशन एक नेचुरल साइकिल है बिकॉज ये ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी है। सेपरेशन में जाकर ही समझ में आता है कि कौन से वुंड्स हमारे अभी भी अनहील्ड हैं, कौन से अनरिजॉल्व्ड पैटर्न से हम अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं और कहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। तो अगर आप इस वक्त सेपरेशन में हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। सेकेंडली, ये वीडियो स्पेशली उन डीएफ्स के लिए है जिनके डीएम बहुत ज़्यादा स्टबन है, ईगो से ऑपरेट करते हैं, रिजिड हैं। तो अगर आपके डीएम ऐसे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और यहाँ पे एक चीज़ समझनी जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब कोई हमारे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता, वो चीज़ें नहीं करता जो हमें चाहिए, तो हमें ज़्यादातर वो ईगोइस्टिक और स्टबन और रिजिड ही लगता है। मैं उस वाली स्टबननेस और रिजिडिटी की बात नहीं कर रही हूँ जो आपको लग रही है, बस मैं उस स्टबननेस और रिजिडिटी की बात कर रही हूँ जो एक्चुअली में है। अगर ऐसा सच में है, रिगार्डलेस ऑफ द बायस जो आप फील करते होंगे बेस्ड ऑन आपको क्या सही गलत रिजिड नॉट रिजिड लग रहा है, उसको हटा के अगर रियलिटी में आपको डीप डाउन पता है कि ये स्टबननेस ही है, ये रिजिडिटी ही है, ये ईगोइज्म ही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब अगर आपके डीएम ऐसे हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड कि एक डीएफ को डीएम के रिजेक्शन, डिनायल, पुश एंड पुल डायनामिक्स, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है, मेंटल फ्रस्ट्रेशन होती है और फिर एक पूरा लूप स्टार्ट होता है। जब डीएम ऐसी प्लेस से बिहेव करने लगते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिजिड और पुश डायनामिक्स को क्रिएट करती है, तो डीएफ जो है वो ट्रिगर होती है और पुल डायनामिक्स के अंदर चली जाती है। या फिर अगर डीएफ पुश करती हैं इमोशनल वल्नरेबिलिटी के लिए और डीएम रिजिड और लॉजिकल और जैसे वो होते ही हैं, लॉजिकल होना उनका सबसे बड़ा मैस्कुलिन ट्रेट है, क्योंकि मैस्कुलिन ट्रेट ही लॉजिकल होना है। तो जो भी आपके डीएम है, ही है, शी है, जो भी हैं, ठीक है, तो जब वो डिनायल में जाते हैं तो उनकी तरफ से एक पुल डायनामिक क्रिएट होता है। अब यहाँ पे मैटर नहीं करता कि कौन पुश या कौन पुल क्रिएट कर रहा है, लेकिन इस डायनामिक से एक सेपरेशन क्रिएट होती है क्योंकि दोनों सोल्स जो हैं वो इक्वल वाइब्रेशन से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहा है, एक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, एक बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहा है और एक बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो रहा है। तो जब ऐसा होता है तो डीएफ बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, कन्फ्यूजन का एक फॉगी सिनेरियो क्रिएट होता है, सेपरेशन आ जाती है और जैसे ही सेपरेशन आती है वैसे ही डीएफ जो है वो पहले तो, क्योंकि ये एक ट्विन फ्लेम्स का ट्रेट है कि वो एक दूसरे को भूल नहीं सकते, दे ऑलवेज थिंक अबाउट ईच अदर, दे कैन नेवर फॉरगेट ईच अदर। तो ना भूल पाने की वजह से उनमें और ज़्यादा क्यूरियोसिटी और फ्रस्ट्रेशन दोनों साथ में बढ़ता है और आंसर्स ढूंढने के लिए ज़्यादातर दे एक्सप्लोर टैरो कार्ड रीडिंग्स, दे गो टू रीडर्स, दे टॉक टू एस्ट्रोलॉजर्स और ऐसा करते करते उनको साइंस दिखाए जाते हैं, सिंबल्स दिखाए जाते हैं, जिससे उनकी अवेकनिंग होती है और उन्हें पता लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी नाम की कोई चीज़ है जिस पे वो है। तो जब यहाँ तक हो जाता है, डीएफ अवेकन हो जाती है, उनको पता लग जाता है, मेन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होने लगती है, जो एस्पेशली डीएफ की साइड से शुरू होती है। क्योंकि जब साइलेंस का पीरियड चल रहा होता है, डिस्टेंस का पीरियड चल रहा होता है, तो कोई आंसर्स हमारी आंखों के सामने डायरेक्टली नहीं होते और जब कोई आंसर्स हमारी आंखों के सामने डायरेक्टली नहीं होते हैं
तो उन आंसर्स को ढूंढने के लिए डीएफ बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स देखने लगती हैं, ऑब्सेस करने लगती हैं उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा एनर्जी अपडेट्स देखने लगती हैं, अपने डीएम के हाल जानने के लिए कोशिश करने लगती हैं, साइंस और सिंबल्स में बार बार रीअश्योरिटी ढूंढने लगती हैं। लेकिन जितना ज़्यादा वो ये साइकिल में इन्वॉल्व होती जाती हैं, जितना डीप वो इसमें चलती जाती हैं, उतना ज़्यादा क्या होता है कि वो अपनी एनर्जी डीएम को दे देती हैं। जैसे ही आपकी एनर्जी डीएम के पास चली जाती है, उनका कप जाता है भर और आपका कप हो जाता है खाली, और सेपरेशन ख़त्म होने की जगह बढ़ने लगती है। तो इस वीडियो में हम स्पेशली और स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि वो कौन सी मिस्टेक्स है जो डीएफ को अवॉइड करनी चाहिए, जो डीएफ को नहीं करना चाहिए सेपरेशन के टाइम पे, ताकि सेपरेशन जो है वो यूनियन में कन्वर्ट हो सके, ताकि हीलिंग आ सके, ना कि सेपरेशन प्रोलॉन्ग होती चली जाए। लेकिन बहुत बार हमारे लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ें होती हैं, जैसे कि सेपरेशन का प्रोलॉन्ग होना। तो अब सबसे पहले तो जो मैं चाहती हूँ ये है कि आप याद करें उस मोमेंट को जब आपका सेपरेशन हुआ था। एग्जैक्टली किस बात पे आपका सेपरेशन हुआ था अपने डीएम के साथ, आपने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था, और अपने दिल पे हाथ रख के इसी वक्त ऑनेस्टली आंसर कीजिएगा, अपनी अंतर आत्मा से पूछ कर सच्चाई के साथ, कि उस पूरे सिनेरियो में किसकी गलती थी। अगर आपकी साइड से गलती थी, आप ईगोइस्टिक बिहेव कर रहे थे, आप इनसिक्योरिटीज से ऑपरेट कर रहे थे, आपकी साइड से मिसकम्युनिकेशन हुआ, आपने उनको ट्रिगर किया, या आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे थे, तो आप वहाँ से शुरू कीजिए। आप उन चीज़ों को अपने अंदर हील करने से शुरू कीजिए, वहाँ से अपने इनर वर्क की शुरुआत कीजिए। लेकिन अगर ट्रूली एंड ट्रूथफुली यू नो that it was not your fault and it was your DM's fault or his decision to create his or her, जो भी आपके DM है, because again I'm not talking about, when I say DM I'm not talking about a gender, I'm talking about energetic, right? So अगर it was really his decision and his things to create a separation, तो फिर आप उसको उस चीज़ की तरह देखिए। अब हम यहाँ से बात करेंगे कि अगर गलती आपके डीएम की थी तो क्या करेंगे, क्योंकि अगर गलती आपकी है तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। हमें अपनी गलती को सुधारने से शुरुआत करनी है, हमें उन वुंड्स को हील करने से शुरुआत करनी है जिनकी वजह से हमने उस रिएक्टिव प्लेस से भी ऐसा बिहेव किया या जो भी था। अगर आपकी गलती है तो हम उस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तब हमें क्लियर है। लेकिन अगर सामने वाले की गलती है तो हम क्या करेंगे, सामने वाला हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, हम उसको कंट्रोल करके तो बैठ नहीं सकते, हमारे पास कोई यहाँ पे जादू की पुड़िया तो है नहीं, कोई छड़ी तो है नहीं कि हम उसको घुमाएंगे और डीएम जो है वो हमारे ऐसे मुट्ठी में आ जाएंगे। और ना हमें ऐसा करना चाहिए, बिकॉज दिस जर्नी इज़ नॉट अबाउट कंट्रोलिंग एनीवन, इट्स नॉट अबाउट बीइंग विद एनीवन, इट्स अबाउट इवॉल्विंग एज अ सोल। एंड वो आप तभी कर सकते हैं जब आप कंट्रोल को लेट गो करें और सरेंडर करें। तो अगर आपको ट्रूथफुली पता है कि गलती सामने वाले की है और आपकी नहीं है, तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कि मान लीजिए आज मैंने आपको एक चॉकलेट दी, एक नॉर्मल 10 रुपये वाली कैडबरी डेयरी मिल्क की चॉकलेट मैंने आपको दी, और मैंने कहा कि ये चॉकलेट मैं स्पेशली आपके लिए लेके आई हूँ। आपको अच्छा लगेगा, ग्रैटिट्यूड फील होगा, आप उस चॉकलेट को खाएंगे और फिर उसके रैपर को फेंकेंगे और लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे, राइट? उस चॉकलेट को या उसके रैपर को दिल से लगा के नहीं बैठे रहेंगे आप। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये चॉकलेट जो है ये बहुत स्पेशल है, ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनवाई है मैंने, इस चॉकलेट के अंदर
डायमंड्स लगे हुए हैं, ये एडिबल डायमंड्स है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर काइंड ऑफ डायमंड्स हैं ये। तो आपके दिमाग में उस चॉकलेट की अब एक इमेज बन चुकी है इतनी स्पेशल कि अब आपके लिए वो सिर्फ एक चॉकलेट नहीं रही है, अब आपके लिए वो कुछ स्पेशल बन चुका है जिसे आप संभाल के रखना चाहते हैं। अब आपके उससे अलग टाइप के इमोशंस क्रिएट हो चुके हैं। अब आपको लगता है कि वो कुछ वैल्यूएबल है जो आपको बिल्कुल सेफ्टी के साथ रखना है, जो स्पेशली सिर्फ आपके लिए डिज़ाइंड है। जब एक डीएफ को पता लग जाता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, डीएम क्या होते हैं, जब वो डीएम के बारे में और जानती हैं और ये सारी चीज़ें करती हैं, 10,000 वीडियोस देखती हैं यूट्यूब पे, तो कहीं ना कहीं उनके साथ सेम होता है। डीएम उनके लिए एक कैडबरी चॉकलेट से वो स्पेशल वाला चॉकलेट बन जाते हैं जो स्पेशली सिर्फ उनके लिए बनाया गया है। लेकिन एक डीएफ कभी भी रुककर ये क्वेश्चन नहीं करती है, ये पूछती ही नहीं है या ये देखती ही नहीं है। क्वेश्चन करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है किसी भी इनर वर्क जर्नी में। अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी होते, आप एक नॉर्मल सोल होते जो एवोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, इनर वर्क पे काम कर रहे हैं, हीलिंग्स कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन पूछने से ही हमें अवेयरनेस आती है हमारे एक्शंस और रियलिटी के बारे में। पर डीएफ रुक के ये क्वेश्चन ही नहीं करती कि मेरे डीएम कैडबरी की चॉकलेट बने हुए हैं इस वक्त या फिर वो स्पेशल वाला चॉकलेट बने हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डीएम स्पेशल नहीं होते, वो होते हैं, वो आपके डीएम हैं, वो एक मास्टर सोल है, उनकी आपकी जितनी इम्पोर्टेंस है वो है स्पेशल इन एवरीथिंग दैट दे आर। बट क्या वो इस वक्त आपके साथ उस स्पेशल चॉकलेट की तरह बिहेव कर रहे हैं या फिर एक ऑर्डिनरी कैडबरी चॉकलेट की तरह बिहेव कर रहे हैं? अगर वो एक ऑर्डिनरी कैडबरी चॉकलेट ही बने हुए हैं जो आपको कुछ स्पेशल नहीं दे रहा है, उनमें कोई डायमंड्स नहीं है, वो कोई स्पेशली सिर्फ आपके लिए डिज़ाइन होके नहीं आए हैं, वो आपको ऐसा कोई स्पेशल डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग एनी सच स्पेशल थिंग दैट वुड मेक यू फील आउट ऑफ दिस वर्ल्ड राइट नाउ, देन आपने उनको एक पेडेस्टल पे सजा के क्यों रखा हुआ है? क्या आप रुके? क्या आपने पूछा अपने आप से कि मैंने इस पर्सन को जो ये इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी वैल्यू, इतनी उसको ऐसा बना रखा है, मैंने उसको ये पेडेस्टल पे बिठा रखा है जो अपने माइंड में, अपनी लाइफ में, जो अपनी लाइफ, अपने दिलो दिमाग, ज़िंदगी में जो मैंने उनको इतनी स्पेशल प्लेस दे रखी है, जो डीएफ देती ही है ज़्यादातर अपने डीएम को। डीएफ के लिए तो डीएम उनकी पूरी दुनिया ही बन जाते हैं एक तरीके से। तो आपने क्या रुककर अपने आप से पूछा कि क्या इस व्यक्ति ने अपने एक्शंस के थ्रू मेरे प्रति ऐसा कुछ किया है कि मैं उनको सच में ये जगह, ये उपाधि दूं अपनी ज़िंदगी में? अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो आपने सिर्फ उनके आइडिया के बेसिस पे कि एक डीएम कैसा होता है, एक डीएम के साथ ज़िंदगी कैसी हो सकती है, अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में है तो कैसा हो सकता है, ये पर्सन स्पेशली सिर्फ मेरे लिए है तो वी आर मेंट टू बी टुगेदर, जो भी आपने 10,000 कहानियाँ अटैच करी हैं अब उस व्यक्ति के साथ, उन कहानियों को अटैच करके आपने उसको एक पेडेस्टल पे रख दिया है और अब आप उसको अपने से सुपीरियर समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। तभी आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, चेज कर रहे हैं। इसीलिए चेजिंग साइकिल शुरू होता है, क्योंकि आपको सामने वाला कोई आउट ऑफ रीच स्पेशल चॉकलेट जैसा लग रहा है, जो अगर आपसे दूर चली गई या आपसे वापस ले ली गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जिसको सहेज के रखने के लिए आप उसके पीछे 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 दौड़ते हैं। पर आप जितना भी किसी चीज़ के पीछे दौड़ते हैं वो आपसे दूर दौड़ती है। अगर ये व्यक्ति कोई नॉर्मल, कोई थर्ड व्यक्ति होता,
आपका डीएम नहीं होता और सेम बिहेवियर, सेम सब कुछ होता उसका, पर आपका कोई डीएम नहीं है, वो एक नॉर्मल सोल है, आपको पता है वो एक नॉर्मल सोल है, कोई ऐसे मेंट टू बी वाले सिनेरियोज नहीं, कुछ नहीं है, तो क्या आप उस व्यक्ति को इतनी इम्पोर्टेंस देते? क्या आप उसको एक पेडिस्टल पे प्लेस करके रखते कि ये व्यक्ति बहुत स्पेशल है, इसको मुझे सहेज के रखना होगा, कहीं ये कहीं चला ना जाए? आप ऐसा नहीं करते। फिर आपके लिए वो एक ऑर्डिनरी 10 रुपए वाली चॉकलेट ही रहता जिससे आप मूव ऑन करते। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको ये एक स्पेशल वर्ड पता लग गया है, डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम जर्नी, तो आप ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि आपके माइंड में आपने ऑल दी स्टोरीज, एक्सपेक्टेशंस, कंडीशंस, क्राइटेरियाज, ड्रीम्स, फैंटेसीज को कनेक्ट कर लिया है अब इस पर्सन के साथ। और पर्सन कोई भी हो, वो आपके डीएम ना भी हो, कोई भी हो इस दुनिया में, आप उसको पेडिस्टल पे रख के देखिए, वो पर्सन आपसे दूर ही भागेगा। आप कभी भी उसके साथ यूनियन अचीव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आप किसी को पेडिस्टल पे रखते हैं, यू आर नॉट सीइंग आई टू आई। नाउ दैट पर्सन इज हायर टू यू, नाउ दैट पर्सन इज सुपीरियर टू यू, एंड दैट एनर्जी you are giving out, the other person can sense it. अगर कोई आपको भी बिना किसी रीज़न के, बिना आपके डिज़र्व करे, बिना आपके कोई एक्शंस लिए, बिना आपके उस चीज़ के वर्दी बने आपको अपना सब कुछ मानने लग जाए, तो क्या आप उस चीज़ की कोई वैल्यू करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। आपने क्या कुछ किया है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए? नहीं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो डीएफ आपको करनी बंद करनी होगी वो है कि अपने डीएम को पेडिस्टल पे रखना बंद कीजिए। उनको कोई स्पेशल ट्रॉफी समझना, कोई स्पेशल ह्यूमन समझना बंद कीजिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं किया है आपके लिए। वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन है जो ऑर्डिनरी चीज़ें करते हैं, ऑर्डिनरी बिहेव करते हैं और ऑर्डिनरी डिसीजंस लेते हैं, अभी तक फुली अवेकन भी नहीं हुए हैं। तो फिर आप उनसे इतना अटैचमेंट क्यों रखे हुए हैं? क्यों? सेकंड चीज जो डीएफ करती है वो ये है कि अपनी वर्थ नहीं समझती। डीएफ को ये तो याद रहता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरा डीएम है, पर आप ये भूल जाते हो कि आप भी तो डीएफ हो। अगर डीएफ और डीएम का साथ होना ज़रूरी है कंप्लीशन के लिए, तो ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो सिर्फ डीएफ पे ही अप्लाई होती है कि डीएफ को ही सब कुछ करना होगा, डीएफ को ये सिचुएशन फिक्स करनी होगी, डीएफ को सब कुछ संभालना है, डीएफ को लीड करना है। ये सब चीज़ें ट्रू हैं, पर ये चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि आप डीएफ हैं, डिवाइन फेमिनिन। और इस चीज़ पर समझिए, इस चीज़ को एम्बॉडी कीजिए। आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं। अगर आपको डिवाइन मैस्कुलिन की ज़रूरत है तो डिवाइन मैस्कुलिन को भी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप ही डिवाइन फेमिनिन हैं। तो आप उनको अकेले अकेले क्यों चेस कर रहे हो? आप उनके पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? जब सामने वाले व्यक्ति को भी आपकी ज़रूरत है उतनी ही, तो आप अपने आप को वैल्यू क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे हो आप अपने आप को वैल्यू? ये करना बंद कीजिए, अपने पावर में वापस आइए। रिक्लेम योर पावर, टेक इट इन योर ओन हैंड्स। You are the one who protects the divine masculine in the spiritual realm. You are the one who unlocks blessings for both you and the divine masculine. You are the one who does most of the inner work. You are just as important as your divine masculine. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने आप को इतना ज़्यादा महान बना लो अपनी नज़रों में कि खुद को पेडिस्टल पे रख दो। खुद को भी पेडिस्टल पे रख दोगे तो अगेन एक डिसबैलेंस क्रिएट होगा। बस अब ऑपोजिट हो रहा है, पहले डीएम पेडिस्टल पे थे, अब डीएफ पेडिस्टल पे आ गए हैं। नहीं, स्टे हम्बल, स्टे ग्राउंडेड, स्टे अवे फ्रॉम ईगो, बट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट।
नो योर सेल्फ वर्थ, नो योर वैल्यू, नो योर इम्पोर्टेंस, रियलाइज दैट आप भी एक डिवाइन फेमिनिन है। इस जर्नी में आपकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी आपके डीएम की है। आप उनसे लेस इम्पोर्टेंट नहीं हो। वो इंटाइटल्ड नहीं है कि वो आपको हर्ट करते रहे और आप हर्ट होते रहो। रुक के एक बारी समझो मेरी क्या बाउंड्रीज हैं, मेरे क्या फीलिंग्स हैं, मेरे क्या इमोशंस हैं, मेरे क्या वैल्यूज हैं, मेरे क्या मॉरल्स हैं। मैं एक डिवाइन फेमिनिन हूँ, मैं लीड कर रही हूँ, तो मैं डिसाइड करूँगी कि मेरे लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। पूछो अपने आप से कि यही चीज़ किसी तीसरे इंसान ने, रैंडम इंसान ने सेम चीज़ करी होती मेरे साथ या सेम चीज़ बोली होती मुझे, तो मेरा क्या रिएक्शन रहता, मैं क्या कौन सी पोजीशन से बिहेव करती। मैं ये नहीं कह रही जाके लड़ लीजिए पूरी दुनिया से, डीएम से लड़ाई कीजिए, लोगों से लड़ाई कीजिए, नहीं, हमें उन गलत नेगेटिव फीलिंग्स में नहीं पड़ना है। पर अगर कोई थर्ड पर्सन होता जो मेरा डीएम नहीं होता और वो मुझे रिजेक्शन कर रहा होता या फिर इमोशनली अनअवेलेबल होता, जबकि मेरे को इमोशनल वल्नरेबिलिटी चाहिए या जो भी चीज़ है, वॉट एवर द केस सिनेरियो इज़, तो आप पूछिए अपने आप से कि थर्ड पर्सन मेरे साथ ये करता तो मैं उसको कैसे जवाब देती। क्या मैं टॉलरेट करती उसका बिहेवियर बैठ के, क्या मैं एक्सक्यूज़ करती रहती, क्या मैं उसे माफ़ करती रहती जस्ट बिकॉज वो कोई ट्विन फ्लेम है मेरे दिमाग में, मुझे ऐसा कुछ पता है। अगर मैं उसका ये बिहेवियर एक्सक्यूज़ नहीं करती तो मैं अपने डीएम का भी ये बिहेवियर एक्सक्यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन का टैग लग जाने से वो स्पेशल नहीं हो जाते। मेरी बाउंड्रीज तब भी वहीं रहनी चाहिए जहाँ वो थी, जहाँ वो हैं। मेरी फीलिंग्स अगर नॉर्मल डेज पर सिनेरियोज में ये हैं, तो जब चाहे सामने फिर कोई भी हो, चाहे वो मेरा फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो, डिवाइन मैस्कुलिन ही क्यों ना हो, मेरी फीलिंग्स, बाउंड्रीज, लिमिटेशंस, एक्सपेक्टेशंस वहीं हैं। आई एम नॉट गोना up and down my standards, up and down my boundaries just for some specific individual and create excuses for them. ऐसे बिहेव करके क्या आप सच में मानते हो कि आप डिवाइन फेमिनिन की तरह बिहेव कर रहे हो? जब आप डिवाइन फेमिनिन को एम्बॉडी ही नहीं कर रहे, डिवाइन फेमिनिन की तरह बिहेव ही नहीं कर रहे, तो फिर कौन सा यूनियन? देयर इज सो मच वर्क टू स्टिल बी डन. There is so much to still understand about yourself. जब आप अपने आप को ही वैल्यू नहीं करते, अपने आप के बारे में ही कुछ नहीं समझते, तो कोई भी और चीज़ लाइफ के अंदर जो एक्सटर्नल है, आपसे बाहर है, वो आपकी लाइफ में कैसे ही टिकेगी? नॉर्मल व्यक्ति की लाइफ में नहीं टिक सकती जो अनअवेयरनेस से ऑपरेट कर रहा है। फिर आप तो डिवाइन फेमिनिन है, आपका तो सोल पर्पस ही ये है कि आपको ये चीज़ें सीखनी है, आपको अपनी वैल्यू, वर्थ सब समझना है, आपको एज अ सोल ग्रो करना है। अगर आप एक मीडियोकर अनअवेयर सोल की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, तो फिर क्या डिफरेंस है आप में और बाकी लोगों में? कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस ही नहीं है तो कौन सा डिवाइन यूनियन मिलेगा आपको? समझ रही हैं आप डीएफ क्या मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही हूँ? तो दूसरी चीज़ जो डीएफ करनी है वो अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू को समझना है। जब आप ये दो चीज़ें सीख जाओगे ना डीएफ, पहला ना सामने वाले को पेडिस्टल पे रखना बंद कर दोगे, और दूसरा अपने आप को अपनी वैल्यू समझोगे पर ईगो से दूर रह के। अपने आप को भी पेडिस्टल पे नहीं रखना पर ईगो से दूर रहना है, ठीक है? ईगो से दूर रहते हुए अपने आप की वैल्यू समझनी है। जब आप ये दो चीज़ें समझ जाओगे, आपका बिहेवियर, आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। डीएफ करके देखिएगा, आप करके देखिए, फिर आप बताइएगा मुझे। आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर कोई यूनियन हो इस दुनिया में, कोई व्यक्ति हो, यू आर गोना मैग्नेटाइज एंड अट्रैक्ट ऑल ऑफ देम, बिकॉज दिस इज द सिंपल लॉ ऑफ
अट्रैक्शन, अजम्पशन, एक्सपेक्टेशन, जो भी आप बोल लीजिए, इसे जो भी नाम आप देना चाहे आप दे लीजिए, साइकोलॉजी बोल लीजिए, आप नॉर्मल सोशल साइकोलॉजी बोल लीजिए, ह्यूमन साइकोलॉजी बोल लीजिए, जो नाम आप इसे देना चाहें वो आप दे सकते हैं, लेकिन ये एक रियलिटी है। वैल्यू योर सेल्फ फर्स्ट, then value other people, and most importantly understand if they are even worthy of the value you are giving them or not. श्री कृष्ण ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है कि जिससे आप प्रेम करें वो प्रेम का पात्र होना चाहिए, यानी कि the person you love should also be worthy of that love. अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं जो प्रेम का पात्र ही नहीं है, उस लव के वर्दी ही नहीं बना है, उस लव को डिजर्व ही नहीं करता है, तो आप अपना लव वेस्ट कर रहे हैं बस एक ऐसे इंसान पर जिसको उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है, जिसको नहीं पता सोने के बारे में। उसके आगे आप सोने का बिस्किट लेके चले रहिए पूरा, उसको उसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी। सोना सोना ही रहेगा, लेकिन उस व्यक्ति के लिए उस सोने का कोई मोल नहीं है, लेकिन आप तब भी उसको दिए जा रहे हैं, फेंक के चला जाएगा, फिर आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। समझ रही है डीएफ? तो ये करना बंद कीजिए, अपने प्यार को वेस्ट करना बंद कीजिए। आपको प्यार करना है अपने आप से कीजिए, जानवरों से कीजिए, प्रकृति से कीजिए, जो लोग उसके पात्र हैं, जो लोग उसके लायक हैं उनसे कीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति पर अपने इमोशंस को वेस्ट मत कीजिए जो ना उसे समझता है, ना उसकी वैल्यू करता है, ना उसने आपसे वो प्यार मांगा, लेकिन आप दिए जा रहे हो, पता नहीं क्यों। तो ये करना बंद कीजिए, रुकिए, ठहरिए, थामिए अपने आप को, बैठिए अपने साथ और पूछिए अपने आप से कि क्या जो मैं कर रही हूँ वो सही है। सबसे पहले क्या मैं अपने साथ सही कर रही हूँ, और फिर क्या मैं सामने वाले इंसान के साथ सही कर रही हूँ। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और शेयर कीजिएगा अपने थॉट्स। यही थी वो बिगेस्ट मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग सेपरेशन। एंड जैसे ही हम इस मोमेंट पे विदा ले रहे एक दूसरे से, अब एक और बार डीएफ मैं चाहती हूँ कि आप याद कीजिए उस मोमेंट को जब आपका सेपरेशन हुआ था। वापस जाइए उस कॉन्वर्सेशन पे, वापस जाइए उस मुलाकात पे, और अब आप मुझे बताइए इस पर्सपेक्टिव से, इस नए पर्सपेक्टिव से। न्यूट्रलाइज कीजिए, डीएम को पेडेस्टल पे से उतारिए, नॉर्मल व्यक्ति बनाइए, और अब मुझे बताइए कि आप फ्रॉम अ सिक्योर प्लेस, फ्रॉम अ डिवाइन फेमिनिन एम्बॉडीड प्लेस, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट इंडिविजुअल? क्या आप कंटिन्यू करते रहना चाहते हैं उनको चेस करना? क्या आप कंटिन्यू करते रहना चाहते हैं उनको प्यार देते रहना जिसके वो पात्र नहीं हैं? क्या आप कंटिन्यू करते रहना चाहते हैं उनके ऊपर ऑब्सेस करना? क्या आप कंटिन्यू करते रहना चाहते हैं उनको स्पेशल समझना, उनकी वर्थ को अपने आप से ज़्यादा समझना? या फिर आप अपनी वर्थ को रियलाइज़ करके करेक्ट बाउंड्री सेट करना चाहते हैं, करेक्ट पैटर्न्स अपनी लाइफ में बिल्ड करना चाहते हैं, और सही टाइप की ग्रोथ, इस डायनामिक, इस कनेक्शन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने अंदर और अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं? और अब फ्रॉम दिस न्यू पर्सपेक्टिव सेट कीजिए अपने स्टैंडर्ड्स को, डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, और अपनी विल पावर के साथ स्टिक कीजिए अपने डिसीजन पे। बिकॉज डीएम हमेशा अपनी विल पावर
को यूज़ करके ही अपर हैंड पा लेते हैं चीज़ों में, लेकिन डीएफ इमोशंस में इतनी बह जाती है कि सारा ही लॉजिक इग्नोर करने लगती है, इवन इफ वो प्रैक्टिकल हो। कई बार लॉजिक भी इम्पॉर्टेंट है। आपके अंदर का ही डीएम डीएफ बैलेंस नहीं है तो बाहर यूनियन कैसे आएगा? आपके अंदर ही लॉजिक और इमोशंस का बैलेंस नहीं है तो बाहर यूनियन कैसे आएगा? पहले अपने अंदर ये बैलेंस क्रिएट कीजिए, लॉजिक को भी इक्वली एम्ब्रेस कीजिए इमोशंस के साथ। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसके सारे टॉक्सिक पैटर्न्स, गलत चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए, एक्सक्यूज़ कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। माफ़ी हमें किसी को भी अपने लिए देनी चाहिए, उसके साथ रह पाने के लिए नहीं। अगर हम किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो हमें ख़राब ट्रीट करता है तो वी कैन स्टिल लव देम फ्रॉम अ डिस्टेंस। दैट इज़ us respecting the love we have, but at the same time respecting ourselves also। क्योंकि किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए, चाहे वो आपका डिवाइन मैस्कुलिन ही क्यों ना हो, उसके लिए आपका प्यार तो दुनिया में किसी भी ताकत से ज़्यादा, और अपने खुद के लिए आपके पास वो प्यार नहीं है तो फिर कैसे